जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको अवगत है कि हम लोग हिंदी विषय को अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में हिंदी भाषा का विकास एवं उद्भव के बारे में चर्चा किया था। आज उसी श्रृंखला में हम ये दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले हिंदी भाषा जो भाषा शब्द है और हिंदी शब्द है, इसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके सामने चर्चा किया था। अब इससे आगे हम थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टिकोण से जो परिप्रेक्ष्य है उसको जानेंगे। इससे पहले मैंने कुछ थोड़ा बहुत आपको बता दिया था, जो शेष रह गया है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा संवैधानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा गया है। भाग 17 में हिंदी भाषा आती है। आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा गया है, ये आपको जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसी अनुसूची 8 के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ हैं, हम उनको और यहाँ पर काउंट करेंगे। उसके बाद में क्या है, ये हमारा जो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होना जरूरी है, तो दोस्तों देखिएगा, इसे कंटिन्यू करते हैं हम। तो हिंदी भाषा जो है वो अनुसूची 8 का विषय है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। यह अनुसूची 8 के अंतर्गत जो 22 भाषा हैं उनमें अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भाग 17 का अंतर्गत आती है। आर्टिकल 343 में इसे रखा गया है, ये भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8 में जो हिंदी भाषा थी दोस्तों, अनुसूची 8 में अगर हम देखें तो इसमें 22 भाषाएं वर्तमान में हैं, लेकिन मूल संविधान में जो इसमें भाषाएं थी वो कितनी थी दोस्तों, तो वो थी 14 भाषाएं। लेकिन अब 14 से कितनी हो गई हैं, ये 22 हो गई हैं। तो ये टोटल जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं को क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा लर्न करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। देखिएगा, तो जो ये 22 भाषाएं हैं उन्हीं को मैंने यहाँ लिख दिया है, और इस मैपिंग के द्वारा क्या करते हैं, हम 22 भाषाओं को लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो 22 भाषाएं, कौन कौन सी 22 भाषाएं देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, ऊपर मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे याद करने की कोशिश करिएगा। जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में 2 भाषाएं यहाँ पे कर लीजिए, कश्मीरी और सिंधी। कश्मीरी, सिंधी और पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ये 4 भाषाएं आप लगातार याद कर सकते हो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों हम आगे देखते हैं, यानी कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। 4 भाषाएं आपको याद हो जाएंगी टोटल, ध्यान रखना, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ठीक है। उसके बांग्ला, असमिया, बांग्ला, असमिया, बांग्ला, असमिया। तो बांग्ला, असमिया, ये दो याद हो जाएंगी, बांग्ला, असमिया। उसके बाद में उड़िया, गुजराती, मराठी। उड़िया, गुजराती, मराठी। उड़िया, गुजराती, मराठी, ठीक है। तो 3 एक साथ में याद करना है आपको, उड़िया, गुजराती, मराठी। उड़िया मतलब उड़ीसा में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, ये आपको याद, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़, और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, ये इन दोनों में यदि आप देखोगे तो कौन सी, तेलुगु, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तेलुगु। तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम एक साथ में 4 भाषाएं याद करनी है आपको, यानी कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है। ऐसे हम याद कर लेंगे इसके हिसाब से दोस्तों। इसके बाद हम देखें तो ये टोटल संख्या कितनी होगी, 13 भाषाएं होगी टोटल, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं 14वीं भाषा, ऐसे ही आपको याद कर लेना, उर्दू है, और 15वीं भाषा क्या है, संस्कृत है। 14वीं, 15वीं कौन सी है, संस्कृत है। अब इसके बाद में आपको पता है, हालांकि मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं, अब क्योंकि हम याद करने का क्रम है तो उसमें ये दूसरे नंबर पर आ रही है, तो हम यहीं पर इसको दिखा दे रहे हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या किया गया है, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 15वीं भाषा बनाया गया था। कौन से नंबर की भाषा थी दोस्तों, ये 15वें नंबर की भाषा थी, ध्यान रखना है। तो 15 तक हो गई थी। अब उसके बाद हम 16, 17, 18 क्रम से है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये वाली। तो 16वीं भाषा कौन सी है, नेपाली है। 17वीं मणिपुरी है। 18वीं कोंकणी है। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये एक ही संविधान संशोधन है, 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा क्या हुआ है, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। इनकी ट्रिक क्या याद करने की, नमक,
क्या ट्रिक है, न म क, तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, इसके अलावा ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई है। जो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इनका ट्रिक है बोडोमस। क्या है दोस्तों, बोडोमस, बोडोमस। तो बो से बोडो, डो से डोंगरी, और माँ से मैथिली, और देखेंगे हम लोग स से क्या हो जाएगी, संथाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, संथाली हो जाएगी। ये आपके ध्यान रखना है। तो बोडो जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, असम में। डोंगरी कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। मैथिली बिहार में। और संथाली भी कहाँ पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र, गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी कहाँ बोली जाती है, मणिपुर में। नेपाली नेपाल से जो सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं, जो सीमा लगाते हैं, वहाँ पर बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये दोस्तों हम बात करें, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं दोस्तों, 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी हो जाएगी, यानी कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तो कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये टोटल भाषाएं कितनी हो जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है, ये टोटल भाषाएं हमारी दोस्तों हो जाएंगी 22 भाषाएं। तो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, तो 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 के अंतर्गत, भाग 17 में 343 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगी। एक बार आप पुनः और एक बार रिकॉल करिएगा, बताइएगा। ठीक है ना, दूसरा मैप लेके हम देख ले रहे हैं, एक बार जल्दी से बताओ। देखिएगा, अब बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर मैप पे आप बताइएगा, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ध्यानपूर्वक बताना है आपको। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर से एक पता चलिए। बताओ, 1 नंबर भाषा का नाम बताइए, कौन सी है। बताइए दोस्तों, बताओ। बताओ, 1 नंबर भाषा कौन सी है, कश्मीरी। 2 नंबर कौन सी है, सिंधी। 3 नंबर कौन सी है, पंजाबी। 4 नंबर कौन सी है, हिंदी। 5 नंबर कौन सी हो जाएगी, बंगाली। 5 नंबर दोस्तों कौन सी है, बंगाली। ठीक है, ये आपको जाना। 5 नंबर कौन सी हो जाएगी, बंगाली। ठीक है, बंगाली। 6वें पर असमिया। 6वें पर कौन सी, असमिया। 7वें पर कौन सी हो जाएगी, उड़िया। 7वें पर उड़िया। 8वें पे कौन सी हो जाएगी, गुजराती। 9वें पे कौन सी हो जाएगी, तो 9वें पे हो जाएगी आपकी मराठी। और 10वें पे कौन सी हो जाएगी, कन्नड़। और तमिल कौन सी हो जाएगी, तेलुगु। यानी कि 11वें पे कौन सी, तेलुगु। 12वें में कौन सी हो जाएगी, तमिल। और 13वें में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी मलयालम। कौन सी हो जाएगी, मलयालम। तो 13 भाषाएं तो मैप से याद कर लो। इसके अलावा 2 भाषाएं बच गई, कौन कौन सी, एक बच गई आपकी उर्दू, एक बच गई संस्कृत। इन दोनों को एक साथ याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है जो संविधान संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषाएं, और 92वां संविधान संशोधन से भी कितनी भाषाएं, 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो ये इनको भी कर लीजिए। इनमें 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो ट्रिक है, नमक, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और 4 भाषाएं जुड़ी गई है, कौन सी है, बोडोमस। कौन सी हो जाएगी, बोडोमस। तो बोडोमस कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषाएं इसके अंतर्गत जोड़ी गई हैं, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यदि हम देखें आगे, तो आगे देखिएगा कौन कौन सी भाषा है। अब कुछ हम समझते हैं हिंदी की व्युत्पत्ति के संबंध में, कुछ हम चर्चा करते हैं, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, हिंदी की व्युत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, तो देखो, हिंदी की व्युत्पत्ति में सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। हालांकि हिंदी की जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति के संबंध में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ डिटेल में, तो आप जाकर के वहाँ पर देखिए पहले वीडियो को, उसके बाद इसको देखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट में रह जाते हैं उनको हमने क्या किया है, इसमें इंक्लूड किया है। तो आपको दोनों वीडियो देख करके, है ना, अपने नोट्स बनाइएगा और देखिएगा। हम जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके जस्ट बाद में आपके सामने टेस्ट सीरीज भी लगवाएंगे इनसे जुड़े हुए प्रश्नों की। तो देखिएगा, अपने आप का मूल्यांकन करिए, आप कहाँ तक बेहतर अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग देखिएगा, उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो हिंदी की व्युत्पत्ति के संबंध देखा जाए तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के बारे में हम देखते हैं। तो हिंदी शब्द का मतलब हिंदू शब्द,
हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग है ना निषीद चूड़ी ग्रंथ में मिला है, ध्यान रखना, निषीद चूड़ी ग्रंथ में हिंदू शब्द का सबसे पहला प्रयोग। ठीक है, अब हिंदू शब्द जो है वो फारसी भाषा शब्द से बना है, और फारसी भाषा में अगर देखा जाए संस्कृत शब्द मतलब फारसी भाषा जो है वो हिंदू है। ठीक है, लेकिन इसे अगर देखा जाए संस्कृत में किस नाम से प्रयोग करते थे, सिंधु के नाम से प्रयोग करते थे। अब क्योंकि जब फारसी भाषा के प्रभाव में आकर के क्या हो गया, से सा का क्या कर दिया गया, हा कर दिया गया, और धा का क्या कर दिया गया, धा का कर दिया गया, दा कर दिया गया। तो वही आगे चलकर क्या होता है कि जो हिंदू है ना, हिंदू से हिंद बना, और हिंद से हिंदी बना, और हिंदी से बना हिंदी। तो हिंदी जो शब्द है वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। ये हम पहले भी अवगत करा चुके हैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करें हिंदी के बारे में, तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, तो मिलता है जफरनामा में। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जफरनामा मिलता है। जफरनामा किसके द्वारा कृत है, तो सरफुद्दीन द्वारा कृत है, यह आपको ध्यान रखना है। सरफुद्दीन नामक एक व्यक्ति है, उसके द्वारा कृत है। इसी में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो हिंदी साहित्य कोश में अगर हम देखें, हिंदी साहित्य कोश के अंतर्गत, तो हिंदी साहित्य कोश डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार है ना बताया गया है, जिसमें हिंदी नाम सबसे पहले अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किया है हिंदी शब्द को, जिसे हम हिंदवी शब्द के नाम से जानते हैं, वो अबुल हसन या अमीर खुसरो के द्वारा मतलब प्रसिद्ध किया गया है। अमीर खुसरो या अबुल हसन दोनों, मतलब अबुल हसन का ही निक नेम क्या है, अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, याद रखना है। और इन्हें खड़ी बोली का पिता भी कहते हैं। तो खड़ी बोली का पिता किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को ही कहते हैं। अमीर खुसरो के द्वारा ही गजल, मुखबी है ना, तबला, इन सभी का क्या है आविष्कार किया गया। अमीर खुसरो को हम तोता है हिंद के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। जब हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत अमीर खुसरो जब आएंगे तो डिटेल में इनकी जो कृतियाँ होती हैं वो सारा कुछ चर्चा में हम करेंगे। अभी फिलहाल आप क्या करिएगा, तो हिंदी साहित्य कोश है, उसमें धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया है ना, जो बताया है वो क्या बताया है, अमीर खुसरो को सबसे ज़्यादा बताया हुआ है हिंदी शब्द के संबंध में, योगदान देने के संबंध में। एक और आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा है, ये किन महोदय के द्वारा दिया गया है, तो इन महोदय का नाम क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामक जो है नारा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना क्या है हिंदी की व्युत्पत्ति के संबंध में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 3-4 प्रश्न और थे, इनको इंक्लूड कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अब आगे हमारे सामने क्या, भारोपीय परिवार की हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक, अब तुम जानते हो भाषा परिवार कितने हैं, भाषा परिवार 4 हैं मुख्य रूप से। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं, तो भारोपीय भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, और चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। तो इन चारों भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार है। और भारोपीय भाषा परिवार से ही क्या हुआ है, हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम हिंदी विषय को अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो भारोपीय भाषा परिवार ही हमारे लिए क्या है, मुख्य रूप से हमें अध्ययन करना है। तो देखिएगा, तो भारोपीय भाषा परिवार क्या है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा क्या है, हिंदी है, और हिंदी की जगतजननी भाषा क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत। हालांकि संस्कृत भाषा को हम क्या कहते हैं, भारतीय आर्य भाषा, क्या कहते हैं, भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा किसे कहा जाता है, संस्कृत को, या मूल भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत को। हिंदी की जगतजननी भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत को। तो उसी को यहाँ पर हम समझते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा जो है दोस्तों, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, 3 भागों में बांटे। इनका टाइमिंग भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन आर्य भाषा का टाइमिंग कितना है, 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ठीक है, जबकि मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइमिंग कितना है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आधुनिक आर्य भाषा की यदि हम बात करें तो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो भी मतलब हम टाइम पीरियड समझते हैं वो क्या है, आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने कल आपको बताया भी था, मतलब शॉर्ट में हमने आपको बता दिया था, क्योंकि अब प्रश्न जो है ना, जब हमने कोचिंग सेंटर पर अपने पर क्या किया है, टेस्ट करवाया, तो उसमें डिटेल में थोड़े से क्या है प्रश्न पूछे गए हैं। अब उसमें क्या है, कुछ विद्यार्थियों के डाउट रह रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या है, हमने थोड़ा सा इसको और गहराई में ले जा करके आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए समझिएगा, तो जो प्राचीन आर्य भाषा है, प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में हमने बांटा हुआ था, या दो रूप होते हैं इसके, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। तो वैदिक संस्कृत का जो टाइमिंग पीरियड है वो क्या दोस्तों, 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के मध्य है। अब वैदिक संस्कृत में क्या है, वेदों की रचना हुई है और उपनिषदों की रचना हुई है। क्योंकि वैदिक संस्कृत कैसी भाषा है,
तो ये भाषा जो है वो कैसी है, सैद्धांतिक भाषा है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना, कठिन भाषा है बहुत ज़्यादा वैदिक संस्कृत। लेकिन लौकिक संस्कृत क्या है, व्यवहारिक भाषा थी, जो बाद में बदलाव हुआ था इसमें। तो इसी में देखा जाए तो वैदिक जो लौकिक संस्कृत है, इसका टाइमिंग क्या है, 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य में है। जिसमें यदि हम देखें तो रामायण और महाभारत जो मतलब रचित हैं वो किस भाषा में रचित हैं, तो लौकिक संस्कृत के रूप में रचित है। इधर रखना, ये थोड़ा सा वैदिक की अपेक्षा सरल है और व्यवहारिक भाषा थी। इसी में आगे चलकर क्या होता है, बदलाव होता है, और बदलाव होकर क्या होता है फिर आगे चलकर हम देखते हैं। तो क्योंकि 500 ईसा पूर्व तक ये हो जाता है, 500 ईसा पूर्व के बारे में क्या है, भारतीय आर्य भाषा का दूसरा चरण आ जाता है, जिसे कहते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड क्या है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के 1000 ईस्वी तक है। क्या है, 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 तक। अब इसी के अंतर्गत क्या है दोस्तों, कुछ भाषाएं हमारे सामने आती हैं जिन्हें हमें समझना है। जैसे हमने देखा है प्रथम प्राकृत भाषा है, और क्या द्वितीय प्राकृत भाषा है, और क्या तृतीय प्राकृत भाषा है। तो प्रथम प्राकृत भाषा जो कि पाली भाषा कही जाती है, तो पाली भाषा जो है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 मतलब 1 ईस्वी तक है ना, फर्स्ट ईस्वी तक क्या है, ये रहता है। और पाली भाषा जो है वो किस धर्म की भाषा है दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म की भाषा है। किस धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म की। उसी प्रकार से हम द्वितीय प्राकृत भाषा की बात करें दोस्तों, तो द्वितीय प्राकृत भाषा जो है वो जैन धर्म की भाषा है। मतलब अगर देखा जाए तो प्राकृत भाषा है ना, किसे कहते हैं, द्वितीय प्राकृत भाषा को कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड कितना है, तो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक क्या है, इसका टाइम पीरियड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम बात करते हैं तृतीय प्राकृत भाषा। तो तृतीय प्राकृत भाषा की यदि बात करूँ दोस्तों, तो इसे बोलते हैं हम अपभ्रंश भाषा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा जो है 500 ईस्वी से लेकर के है ना 1000 ईस्वी के मध्य का जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगा, तृतीय प्राकृत भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय प्राकृत भाषा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, अपभ्रंश से। तो हिंदी किससे उत्पत्ति हुई है, अपभ्रंश से हुई है। लेकिन इस अपभ्रंश के भी कई सारे मतलब क्या है भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिनमें हम देखते हैं क्योंकि हिंदी जो है ना दोस्तों, हिंदी जो है ना वो 5 उपभाषा समूह का 5 उपभाषा समूह और 18 बोलियों का क्या है, संकलन ही क्या कहलाता है, हिंदी कहलाता है। मतलब 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मिलकर के हिंदी जो है ना विषय या हिंदी नामक एक भाषा जो है ना उसका निर्माण कर रहे हैं। तो क्योंकि ये 5 जो उपभाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए वो तृतीय प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई हैं। तो ये तृतीय प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो भी विभाजन किया गया है हम उसको देखते हैं। अब तो देखिएगा दोस्तों, देखो हमने यहाँ पहले से नोट डाउन किया हुआ है, एक बार क्रम से पूरा देख लीजिएगा। हमने एक शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा। संस्कृत भाषा से उत्पन्न क्या हुआ है, लौकिक भाषा। लौकिक भाषा से उत्पन्न क्या हुआ है, पाली भाषा। पाली भाषा से क्या उत्पन्न हुआ है, प्राकृत भाषा। और प्राकृत से क्या उत्पन्न हुआ है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका अपभ्रंश भाषा। अब अपभ्रंश भाषा के कई सारे भेद हैं जो हमें देखना है यहाँ पर। तो अपभ्रंश भाषा जिसे हम तृतीय प्राकृत भाषा कहते हैं, इसमें यदि हम देखें दोस्तों तो अपभ्रंश में क्या है, सौरसैनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, टक अपभ्रंश है, ब्राह्मण अपभ्रंश है, महाराष्ट्री अपभ्रंश है। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से हम इसे बांट लिए हैं 6 भागों में। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके और अधिक भाग भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारी जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जो इसके अंतर्गत आ सकती हैं, केवल हमने उसी को ध्यान में रख करके क्या किया है, इसको यहाँ बांट लिया है। तो दोस्तों देखिएगा, अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आप देखोगे तो सौरसैनी अपभ्रंश है ना, सौरसैनी अपभ्रंश की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो सौरसैनी अपभ्रंश में यदि आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सौरसैनी अपभ्रंश में देखोगे तो सौरसैनी अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुई है गुजराती भाषा। ठीक है, ध्यान रखना, गुजराती भाषा। लेकिन हमारा गुजराती भाषा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है हिंदी भाषा की 5 उपभाषा समूह है ना, 5 उपभाषा समूह और 18 बोलियाँ। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा हमें ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सी अपभ्रंश भाषा से कौन सी उपभाषा समूह बना है, इसको हमें देखना है। तो देखिए सौरसैनी जो मतलब अपभ्रंश है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से क्या बना है, राजस्थानी मतलब हिंदी बनी है और पश्चिमी हिंदी बनी है और पहाड़ी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी जो उपभाषा समूह है, इनकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की 5 उपभाषा समूह में 3 उपभाषा समूह सिर्फ एक ही मतलब अपभ्रंश से आ रहे हैं, जिसका नाम है सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए बोला जाता है कि हिंदी की
मतलब पिता है वो कौन है, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश में कौन सी है, सौर सैनी अपभ्रंश है। क्योंकि भारत की मतलब जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं उनमें से अधिकतर जो 3 उपभाषाएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं, तो सौर सैनी अपभ्रंश से आ रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अर्धमागधी, तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का निर्माण हुआ है और मागधी से क्या हुआ, बिहारी हिंदी का निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो सौर सैनी से 3 उपभाषाएं और अर्धमागधी से 1 उपभाषा और मागधी से 1 उपभाषा। देखिए इस अब टोटल हिंदी में कितनी उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं। पांचों को हमें दिख रही हैं आपके सामने, पांचों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है पता लग गया। इसके अलावा एक चीज नोट कर लीजिए, पंजाबी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अपभ्रंश में ही टक एक अपभ्रंश होती है, उससे क्या हुआ है, पंजाबी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्राचड़ भाषा से क्या हुआ, सिंधी भाषा का निर्माण हुआ है, ध्यान रखना। ब्राचड़ अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ, सिंधी भाषा का। उसी प्रकार से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ है, मराठी भाषा का। किसका निर्माण हुआ है, मराठी भाषा का निर्माण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बोलियों के बारे में दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन अब थोड़ा सा और यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा मैंने और डिटेल करके यहाँ समझा दिया है। जो भारत की भाषाएं हैं उसमें से जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा जो है वो भारतीय भाषा परिवार की भाषा है, जिसमें क्या है 5 उपभाषा समूह हैं और 18 बोलियां हैं। तो क्योंकि समझिएगा यहाँ पर, तो देखो एक बार मैप में याद करने की कोशिश करिएगा, 5 उपभाषाएं कैसे याद करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो कि हम मैप के अकॉर्डिंग ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो जाएगी पश्चिमी हिंदी, क्या हो जाएगी, पश्चिमी। ये कौन सी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसके बाद पूर्वी हिंदी, ये कौन सी दोस्तों, पूर्वी हिंदी। कौन सी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं बिहारी हिंदी, क्या हो जाएगी, बिहारी हिंदी। तो 5 मतलब हिंदी बोलने वाली बेल्ट लगभग यही वाली है। तो 1 नंबर कौन सी है, राजस्थानी हिंदी, दूसरे नंबर पश्चिमी हिंदी, तीसरे नंबर पहाड़ी हिंदी, चौथे नंबर पूर्वी हिंदी और 5वें नंबर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी आपकी बिहारी हिंदी। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 4 बोलियां। और राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अब 4 बोलियां कौन कौन सी हैं, तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवाड़ी। मारवाड़ी जो है ये पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ मालवाड़ी बोली जाती है, ध्यान रखना है। और जयपुरी जो है ये वाला बेल्ट है, थोड़ा सा उत्तर की तरफ जो रहता है वो। अब यहाँ पर जाओगे तो इसे 2 भागों में मत लीजिएगा, यानी मेवाती उत्तरी राजस्थान, मतलब जयपुर से थोड़ा नीचे वाला एरिया का उत्तरी में आ जाएगा। और मालवी जो मालवा क्षेत्र वाला जो एरिया है राजस्थान का, उसमें क्या है, मालवी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी मतलब बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी 4 बोलियां हैं, तो मारवाड़ी है, जयपुरी है। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी और उसके अलावा 2 और हैं, कौन कौन सी, मेवाती है और मालवी है। मेवाती, मालवी, तो आराम से आप याद कर सकते हो, है ना। एम रिलेट करना, जे फिर एम जे एम। ठीक है, रिलेट करना। मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को हम ढूंढरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ढूंढरी कहते हैं। इसके अलावा एम फॉर मेवाती, एम फॉर मालवी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। अब दूसरी हम देखते हैं उपभाषा समूह, पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह में देखोगे दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली क्या है, उपभाषा समूह है, जिसमें 5 बोलियां आती हैं। इसका विकास भी सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 5 बोलियां कौन कौन सी आती हैं, तो बांगरू है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। तो देखो बांगरू भाषा है ना, समझिए इसको, बांगरू भाषा को। बांगरू भाषा की दोस्तों बात की जाए तो बांगरू भाषा जो है, देखो बांगरू मतलब हरियाणवी को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, हरियाणवी। तो हरियाणा वाला जो बेल्ट है वो कौन सा हो जाएगा, बांगरू का हो जाएगा। यानी कि हरियाणा में कौन सा देख सकते हो आप, तो रोहतक है, हिसार है, अम्बाला, पटियाला, ये जो इसके आसपास का जो एरिया है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, तो बांगरू बोली बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब खड़ी बोली आ गई, तो खड़ी बोली क्या, दिल्ली के आसपास का एरिया, ये क्या है, खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली में देखोगे तो कौन कौन सा एरिया है, तो दिल्ली के आसपास। दिल्ली जो है देखो, ये दिल्ली बेल्ट है, तो दिल्ली के आसपास ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, खड़ी बोली का हो जाएगा। और खड़ी बोली में देखोगे तो खड़ी बोली की निकनेम है कुछ, जिस प्रकार से बांगरू का निकनेम क्या है, हरियाणवी, उसी प्रकार से खड़ी बोली का निकनेम क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी,
सरहिंदी, नागरी और कौरवी, है ना। हिंदुस्तानी, सरहिंदी, नागरी और कौरवी जो ये निकनेम है, ये किस भाषा के हैं? तो खड़ी बोली के निकनेम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ बोली जाती है? दिल्ली के आसपास मेरठ वाला जो बेल्ट होता है उसी में क्या होती है? खड़ी बोली बोली जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं खड़ी बोली का मानक रूप, है ना, मतलब जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का मानक रूप जो है वो एक्चुअल में क्या है? खड़ी बोली से ही विकसित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना। हिंदी का मानक रूप जो हमको दिखता है वर्तमान में, वो किस बोली से विकसित हुआ है? तो वो हुआ है खड़ी बोली से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी तीसरी जो बोली है वो कौन सी है? ब्रजभाषा। कौन सी बोली है? ब्रजभाषा है दोस्तों। तो ब्रजभाषा को समझते हैं। तो ब्रजभाषा में अगर आप देखोगे तो ब्रजभाषा कौन सा है? मथुरा का जो एरिया है, मथुरा, आगरा, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा, ठीक है। तो ये ब्रजभाषा का बेल्ट है, कौन सा दोस्तों हो जाएगा? ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा वाला ये कौन सा हो गया? ये खड़ी बोली हो गया। ये कौन सा हो गया? बांगरू हो गया। कौन सा हो गया? बांगरू। तो ये ब्रजभाषा वाला हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, ब्रजभाषा के बारे में। पश्चिमी हिंदी की अगर बात की जाए, पश्चिमी हिंदी की अगर साहित्य, अगर मैं बात करूंगा आपसे, साहित्य सर्वाधिक किस बोली में लिखा जाता है? तो ध्यान रखना है वो ब्रजभाषा में। किस में लिखा गया है? ब्रजभाषा में। यानी कि पश्चिमी हिंदी की साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ब्रजभाषा, यानी ब्रजभाषा एक बोली के रूप में हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब ब्रजभाषा शब्द का मतलब क्या होता है? ब्रज शब्द का मतलब दोस्तों, तो ब्रज का मतलब पशुओं का समूह या चरागाह, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कान्हा की भाषा है ये, है ना। मथुरा में जो उस समय वहाँ पर क्या था? चरागाह किया जाता था। तो ब्रज शब्द का अर्थ क्या? चरागाह। तो उसी के संबंध में से प्रयोग किया गया है। और ज़्यादातर क्या है? साहित्यिक भाषा या साहित्यिक बोली किसे बोला जाता है? तो ब्रज भाषा को ही बोला जाता है। यह इसका क्षेत्र विस्तार क्या है? तो ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में कौन कौन सा जैसे जिला आता है? तो ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है आपको, यानी मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, बरेली है, एटा है ना, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, बदायूं, ये सभी जो जिले हैं वो क्या है? वो आते हैं ब्रजमंडल के अंतर्गत। तो ब्रज भाषा जो बोली है वो इतने सारे जिलों में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, वो है बुंदेली। क्या है? बुंदेली। तो बुंदेली आप जानते हो, बुंदेली मतलब मध्य प्रदेश के कुछ जिले और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, है ना, मिलाकर के क्या बुंदेली भाषा बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बुंदेली में, बुंदेली का निकनेम क्या? बनाफरी। क्या है? बनाफरी निकनेम बुंदेली का है। और आला की रचना जो हुई है वो किस मतलब बोली में हुई है? तो बनाफरी बोली में हुई है। और बनाफरी किसका निकनेम है? बुंदेली का। बुंदेली मतलब बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, यानी कि झांसी की रानी जो थी, यानी झांसी जो बेल्ट है वो किस में आता है? बुंदेलखंड में। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया और ग्वालियर, तो हम कह सकते हैं यानी झांसी, ग्वालियर, ये जो पूरा इर्द गिर्द वाला एरिया है पूरा कैसा? बुंदेलखंड वाला है। कौन सा? बुंदेलखंड। तो इसी में क्या होती है? बुंदेली बोली जाती है। हालांकि कुछ जिले हमने मेंशन किए हैं इसमें, तो वो जिले आप देख सकते हो, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है। अब ये देखो, ये तो सभी जिले कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ये सब जिले कहाँ के? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा का छतरपुर, ग्वालियर और भोपाल। तो छतरपुर, ग्वालियर, भोपाल और होशंगाबाद, ये सभी जिले किस 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 प्रांत में हैं? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में भी क्या है? यह बोली बोली जाती है। इसलिए हमने आपको बोला था पश्चिमी हिंदी वो भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश तीनों में क्या है? यह बोली जाती है, ध्यान रखना है। और तीनों में क्या है? 5 बोलियां हैं, जिनमें से हम क्रमानुसार पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा एक अब बची हमारे सामने कन्नौजी। कौन सी बोली बची दोस्तों? कन्नौजी बोली बची। तो कन्नौजी बोली के बारे में समझते हैं। कन्नौजी अगर आप देखोगे तो कन्नौज वाला जो बेल्ट है उसमें क्या है? कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? कन्नौज वाले में। तो कन्नौज वाला बेल्ट देखो, ये वाला पूरा हो जाएगा कन्नौज। तो कन्नौज में क्या हो जाएगी? कन्नौजी बोली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि राजस्थानी हिंदी उपभाषा समूह, पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह। तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां होती हैं, उसी के साथ में पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह में कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो टोटल कितनी होगी? 9 हो गई। हमने बताया कितना है? 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां? 18। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, तीनों में संयुक्त रूप से, है ना, बोली जाती है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। इसका विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखना है। जिसके अंतर्गत 3 बोलियां कौन कौन सी आती हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद कैसे करना है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, ABC। आप ट्रिक लगा देना, ABC। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो ABC मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखो, अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने पढ़ लिया है क्या? राजस्थानी पढ़ लिया। तो राजस्थान के अंतर्गत 4 बोलियां आ रही थी। उसके बाद पूर्वी हिंदी पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आ रही थी। अब पूर्वी हिंदी में अगर आप देखोगे तो नीचे तक पूरा दिखा रहा है यहाँ पर। पूर्वी हिंदी में आप देखें तो ये तो राजस्थान वाला हो गया। अब पूर्वी हिंदी में क्या? ये पूरा बेल्ट का है,
ये जो है ना पश्चिमी हिंदी का है, कौन सा हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है। तो राजस्थानी में कितनी 4 बोलियां थी और पश्चिमी हिंदी में कितनी थी 5 बोलियां थी। अब नेक्स्ट हमारे सामने पूर्वी हिंदी आ रहा है, तो पूर्वी हिंदी दोस्तों ये वाला हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो क्षेत्र है वो, और साथ ही यदि हम बात करें तो बिहार का पश्चिमी जो मतलब क्षेत्र है वो, इन दोनों के बीच में जो भाषा बोली जाती है उसे बोलते हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा, इसलिए हमने यहाँ पर दिया है। और इसके नीचे भी ये कुछ मतलब जगह जा रही हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, इसके संयुक्त रूप से क्या है ये बोली जा रही है, हम कर लेंगे। तो समझिएगा, देखो, तो एक तो क्या है अवधि, है ना, और बघेली और छत्तीसगढ़। अवधि मतलब जो अवध वाला एरिया है, अवध, अवध आप जानते हो उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, अवध प्रांत था। अवध प्रांत मतलब कौन सा, तो जो फैजाबाद, अयोध्या वगैरह जो है वही वाला जो एरिया, लखनऊ वाला एरिया जो है वही, तो क्या है अवधि, तो अवधि वहीं बोली जाती है। बघेली, बघेलखंड, यानी बघेलखंड कौन सा, ये नीचे वाला एरिया हो जाएगा। बघेलखंड आप जानते हो उत्तर प्रदेश के 2 खंड हैं, एक तो बुंदेलखंड, एक बघेलखंड। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर खनिज संसाधन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम कहना चाह रहे हैं जो सोनभद्र और जो मिर्जापुर वाला जिला है वो, तो ये जो है वो कैसा बघेल है, तो बघेली हो जाएगा। देखिए इसके अलावा यदि आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है ये बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमने बोला ABC, ठीक है, ABC से रिलेट कर लेना है, तो ये आपको निकल के आ जाएगा इस टाइप से। आगे बात करते हैं दोस्तों बिहारी हिंदी, क्या है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। इसमें इसके अंतर्गत भी कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी, मैथिली, मगधी और भोजपुरी। मैथिली, मगधी, भोजपुरी। तो मैथिली भाषा और मगधी भाषा ये दोनों भाषाएं कहाँ की हैं, बिहार की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि भोजपुरी जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाका जो है ना, और बिहार का पश्चिमी इलाका जो बीच में पड़ता है उसी के अंतर्गत क्या है भोजपुरी बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी और बिहार का पश्चिमी जो एरिया है उसमें क्या है भोजपुरी बोली जाती है। हालांकि हिंदी मतलब जो हिंदी प्रदेशों में सर्वाधिक बोली जाने वाले लोगों की संख्या कौन सी है, तो भोजपुरी है। मतलब मैं आपसे बोलूँ 18 बोलियाँ हैं, उन 18 बोलियों में सर्वाधिक जो बोली बोली जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है, वह जो बोली है कौन सी है, तो भोजपुरी बोली है। कौन सी बोली हो जाएगी दोस्तों, भोजपुरी हो जाएगी। तो भोजपुरी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदी का मानव रूप किस बोली से विकसित हुआ है, खड़ी बोली से। किससे विकसित हुआ है, खड़ी बोली से। दोनों को ध्यान रखना है। सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है, भोजपुरी। हिंदी का मानव रूप जो विकसित हुआ है वो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। और खड़ी बोली के पितामह किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। और हिंदी जो शब्द है वो अधिक प्रसिद्ध किया था किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी उपभाषाएं होगी, 4। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी आप जानते हैं, पहाड़ी हिंदी कौन सी हो जाएगी, जो पहाड़ वाला इलाका ये वाला। तो इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, है ना। तो एक तो गढ़वाली हो जाएगा, एक कुमायूनी, ठीक है, गढ़वाली कुमायूनी। तो गढ़वाली मतलब उत्तराखंड को ही 2 भागों में बांट लीजिए लगभग। तो गढ़वाली यानी पश्चिमी उत्तराखंड में बोली जाती है कौन सी, गढ़वाली। और कुमायूनी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी उत्तराखंड में, ठीक है। तो पश्चिमी उत्तराखंड में तो कौन सी, गढ़वाली बोली जाती है, और पूर्वी उत्तराखंड में कौन सी बोली जाएगी, कुमायूनी। दक्कनी ये दक्षिण भारत में बोली जाती है, ठीक है, दक्षिण भारत में कुछ कुछ क्षेत्रों में बोली जाती थी, ये आपको ध्यान रखना। दक्कनी, तो दक्कनी भी एक बोली है जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पहाड़ी हिंदी उपभाषा समूह का जो विकास हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों, सौर सैनी। और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं। तीनों बोलियां आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ये हो जाएगा। तो अब तक हमने कितनी बोलियां हमने पढ़ ली दोस्तों, 5 बोलियां। मतलब टोटल उपभाषाएं कितनी, 5 पढ़ा दी आपको। और कितनी बोलियां उसके अंतर्गत पढ़ा दी गई, 18 बोलियां पढ़ा दी गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। एक बार रिकॉल करना चाहो रिकॉल कर लीजिएगा, देखो रिकॉल करिएगा, इसी में पर ही रिकॉल कर लो, देखो समझते हैं। देखो समझिएगा, सबसे पहले हमने उपभाषा की बात किया। तो उपभाषा देखो इसमें आगे दिया भी होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये बना के दिया मैंने आपको, ये इससे पहले वाली क्लास में बताया था, आपको समझ आया था। देखो हमने बात किया कितने की, 5 उपभाषाओं की। तो 5 उपभाषाएं कौन कौन से, पहले क्रमानुसार इनको याद करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला उपभाषा समूह कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी उपभाषा समूह। कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी उपभाषा समूह। उसके बाद में पश्चिमी उपभाषा समूह, पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह। उसके बाद में पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह, कौन सी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह। उसके बाद में बिहारी हिंदी उपभाषा समूह, बिहारी हिंदी उपभाषा समूह। उसके बाद में पहाड़ी हिंदी उपभाषा समूह, पहाड़ी हिंदी उपभाषा समूह, ठीक है। कैसे भी क्रम से कर लो, या तो ऐसे ऐसे क्रम कर लो, ऐसे भी याद कर लो, और जैसा उचित हो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। ये हो जाएगा। तो आप देखिएगा आपके सहूलियत के हिसाब से जैसा बन जाए। 1 नंबर बताओ क्या हो जाएगा, यानी राजस्थानी हिंदी। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर हो जाएगा आपका
पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह। 3 नंबर क्या है? पहाड़ी हिंदी उपभाषा समूह। 4 नंबर क्या है? पूर्वी हिंदी उपभाषा समूह। 5 नंबर क्या हो जाएगा? बिहारी हिंदी उपभाषा समूह। ठीक है, याद कर लेना। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं मतलब बोलियां आती हैं? तो इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती थी, आपको पता है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती थी, और जो पहाड़ी हिंदी है उसके अंतर्गत कितनी बोलियां? 3 बोलियां हैं। अब हम बात करें किसकी? जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत कितनी बोलियां थी? इसके अंतर्गत आप देखोगे कितनी बोलियां थी, देखिएगा। तो बिहारी हिंदी के अंदर कितनी थी? 3 बोलियां थी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां? 3 बोलियां हैं। तो इनको टोटल मिलाकर यदि हम देखें तो कितनी हो जाएंगी? 18 भाषाएं हो जाएंगी। कितनी भाषा हो जाएंगी? 18 बोलियां हो जाएंगी, ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगा। अब मैंने बताया भी था आपको उस दिन कि देखिएगा, यानी कि सबसे बड़ा जो रूप है वो क्या है? भाषा है। क्या हो जाएगा? भाषा। तो भाषा सबसे बड़ा रूप हो गया। भाषा के अंतर्गत क्या आती है? उपभाषाएं। उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं। 5 उपभाषाएं आप देख सकते हो, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। अब इसके बीच में जो भी भाषाएं हैं वो सब बताई गई हैं, आपको देख सकते हो। अब उसी में ही क्या कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। कितनी बोलियां दोस्तों? 18 बोलियां। 18 बोलियां क्रमानुसार आपके हम लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो, और इनको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपन लोग। आगे हमारे सामने लिपि की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? लिपि। हिंदी की लिपि की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। लिपि, लिपि को समझिएगा, ठीक। देखो लिपि, लिपि किसे कहते हैं? देखो लिपि किसे कहते हैं पता ये बताओ, ठीक है। लिपि का मतलब क्या होता है समझो। लिपि मतलब क्या है? मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, और उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। देखो वर्ड जिस रूप में लिखे जाते हैं, वर्ड जिस रूप में लिखे जाते हैं, अर्थात लिखित ध्वनि के संकेतों को, लिखित ध्वनि के संकेतों को हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे क जो है वो इस टाइप से ही लिखा जाता है। अब क को कोई और टाइप में लिख सकते हैं। तो मतलब हिंदी का जो भी लिपि है, जैसे देवनागरी लिपि हिंदी है, तो उसका क जो रूप है वो मानव रूप ये है। तो जो लिखित ध्वनि संकेत है, तो लिखित ध्वनि संकेत हमने ये लिख दिया, तो हमने आ से लेकर ज्ञान तक जो भी लिखित ध्वनि संकेत है वो हिंदी का क्या है? देवनागरी लिपि है, ठीक है, ये हो जाता है। तो कोई भी भाषा जो होती है उस भाषा का क्या है? कोई मूल ध्वनि होती है, और उन मूल ध्वनि को कोई ना कोई चिन्ह के रूप में हमें मतलब मान लिया जाता है, और उन चिन्हों को यदि हम संकेत के रूप में लिख देते हैं तो लिखे हुए संकेत होते हैं, वह उस भाषा की क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो दुनिया में यदि कोई भी भाषा होगी उसकी अपनी एक लिपि जरूर होगी। जैसे मैं कई सारे यहाँ पर भाषाओं के रूप में एग्जाम्पल लिए हुए, समझिएगा यहाँ पर। जैसे मतलब हिंदी की जो भाषा, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो क्या है? देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी। और पंजाबी भाषा की, अंग्रेजी भाषा है, जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। पंजाबी भाषा की क्या है? गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी। जैसे उर्दू भाषा की क्या है? फारसी है। बांग्ला भाषा की क्या है? बांग्ला ही है। क्या है? बांग्ला है। लेकिन देवनागरी लिपि जो है अन्य भाषाओं की लिपियां भी है, आप देख सकते हो। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो इन सभी भाषाओं की क्या है? लिपि देवनागरी हो जाती है। तो मैं ओवरऑल यहाँ कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दुनिया में यदि कोई भी भाषा है उस भाषा के अपने क्या है? चिन्ह मान लिए जाते हैं, और उन चिन्हों को जब हम लिख देते हैं तो उनका लिखित रूप, जो संकेतों का जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है? वो लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लिपि कहलाता है। अब समझते हैं हम लोग लिपि का विकास, यानी भारत में जो लिपियां हैं वो कितने वर्गों में बांटी गई हैं। तो भारत में जो लिपियां हैं वो 3 वर्गों में बांटी गई हैं। 3 वर्गों में कौन कौन सी? तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, और सिंधु लिपि है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, सिंधु लिपि। अब चूंकि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है, तो केवल हमें ब्राह्मी को पढ़ना है। लेकिन खरोष्टी लिपि के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा कि खरोष्टी लिपि में क्या मिलता है हमको। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख ज़्यादातर क्या है? खरोष्टी लिपि में लिखित हैं। अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं गया, बहुत कम पढ़ी जा चुके हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो खरोष्टी लिपि में क्या है? अशोक के अभिलेख मिले। और सिंधु लिपि भी कहीं ना कहीं देखा जाए सिंधु सभ्यता जो रहती है उसके संबंध में ये हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं, चूंकि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे हुई है? ब्राह्मी। अब ब्राह्मी लिपि जो है ना 350 ईस्वी तक, है ना, ब्राह्मी लिपि इसका नाम रहा है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तरी शैली ब्राह्मी लिपि, एक होती है दक्षिणी शैली ब्राह्मी लिपि, ठीक है, 2 भागों में। तो उत्तरी शैली ब्राह्मी लिपि है, इसी से क्या हुआ है? इसी से अगर तुम देखोगे तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है। यानी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि के किस शैली से? उत्तरी शैली से कि दक्षिणी शैली से? तो ध्यान रखना है उत्तरी शैली से। यानी ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से
पश्चिमी शाखा से देवनागरी लिपि की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो ये एक अलग हो जाएगा पॉइंट। लेकिन अगर हम सीधे सीधे बात करें, है ना, जैसे ऐसे सीधे सीधे ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि जो है वो 350 तक ब्राह्मी लिपि के मतलब प्रयोग में रही। 350 के बाद यदि हम देखें तो ब्राह्मी लिपि जो है किस में चेंज हो गई, गुप्त लिपि में। और गुप्त लिपि मतलब 4 से 5 भी सदी तक चली, ठीक है। उसके बाद में गुप्त लिपि का फिर विकास हुआ, तो यह किस में चेंज होगी, सिद्ध मात्रक लिपि में। किसमें होगी, सिद्ध मात्रक। और सिद्ध मात्रक लिपि जो है 6 से 8वीं सदी तक चली। और उसके बाद में कुटिल लिपि, क्या हुई, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि जो है यह 8 से 9वीं सदी तक चली। अब इस कुटिल लिपि को 2 भागों में लोग बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो नागरी लिपि होती है, एक शारदा लिपि होती है। तो जो नागरी लिपि है, नागरी लिपि जो दोस्तों है, जो शारदा लिपि है, ये 2 भागों में बांटी जाती है। तो नागरी लिपि की 2 शाखाएं, मतलब 2 भागों में ऐसे बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, पश्चिमी शाखा और एक है पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। तो पश्चिमी शाखा के अंतर्गत देखो तो पश्चिमी शाखा से देवनागरी लिपि और गुजराती, देवनागरी लिपि और गुजराती लिपि जो है इसका विकास हुआ है। किससे, तो ध्यान रखना, पश्चिमी शाखा से, मतलब कुटिल लिपि। देखो ब्राह्मी लिपि तो मेन लिपि है, जैसे संस्कृत मेन थी, उसी टाइप से हम कह सकते हैं भाषा के साथ संस्कृत थी मेन। उसी प्रकार से लिपियों में जो मेन लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि ये क्या है, विकसित होती चलेगी धीरे धीरे, और ये अंत में क्या आती है, कुटिल लिपि में बदल जाती है। और कुटिल लिपि की 2 शाखाएं हैं, नागरी लिपि और शारदा लिपि। क्या है, नागरी लिपि और शारदा लिपि। अब नागरी लिपि की 2 शाखाएं हैं, कितनी शाखाओं में बांटा गया, 2 शाखाओं में, यानी पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। तो पश्चिमी शाखा कुटिल लिपि की, नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा के अंतर्गत किसका विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, और गुजराती का भी विकास हुआ है। लेकिन हम नागरी लिपि की दूसरी जो शाखा, जिसे हम पूर्वी शाखा कह रहे हैं दोस्तों, तो पूर्वी शाखा से किन भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है, तो असमिया, असमी भाषा की लिपि जो है असमी है, उसका विकास भी किससे हुआ है, पूर्वी शाखा से। बांग्ला भाषा की लिपि है, उसका भी विकास किससे हुआ, पूर्वी शाखा से। और उड़िया भाषा की जो लिपि है उसका विकास भी किससे हुआ, पूर्वी शाखा से। सब किससे बन रही है, कुटिल लिपि से ही बन रही है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कुटिल लिपि को हम दूसरे भागों में बांटते हैं, जिसका नाम शारदा लिपि है। तो शारदा लिपि से जो है वो किन भाषाओं की लिपियां बनी है, जैसे गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि का निर्माण किससे हुआ है, शारदा लिपि से। शारदा लिपि क्या है, कुटिल लिपि की दूसरी शाखा है, जिससे क्या हुआ है, गुरुमुखी लिपि का निर्माण हुआ है। कश्मीरी लिपि, तो कश्मीरी लिपि कश्मीरी भाषा की है, तो ये भी शारदा से बनी है। लहंदा और टाकरी, लहंदा टाकरी ये भी क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी शारदा लिपि से इनका भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो ब्राह्मी लिपि है, जिसे हम उत्तरी शैली में बांटे थे और दक्षिणी में, तो ब्राह्मी लिपि को या दक्षिणी शैली में बांटे, तो दक्षिणी शैली के अंतर्गत अगर देखो तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, मलयालम भाषा और कन्नड़ भाषा, इन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा की लिपियों का निर्माण ब्राह्मी लिपि से हुआ है। लेकिन ब्राह्मी लिपि की कौन सी मतलब शैली से, दक्षिणी शैली से। जबकि देवनागरी लिपि जो है इसका जो निर्माण हुआ है वो उत्तरी शैली से, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से। हालांकि इसका और ब्राह्मी लिपि को थोड़ा विकास करें तो कुटिल लिपि की कौन सी, नागरी शाखा की कौन सी, पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आती है कौन सी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि एक्चुअल में क्या है, मतलब नागरी शब्द नगर से लिया गया है और देव शब्द लिया गया है, उस समय था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रयोग कहीं ना कहीं देव के रूप में प्रयोग किया गया है, तो देवनागरी। तो कहीं ना कहीं पटना का जो एरिया था उसके समीप क्या हुआ है, देवनागरी। और पटना एक नगर था और उसी के बीच में क्या था, वो साम्राज्य था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो उसको हम देव के रूप में वहाँ पर जो भी मतलब इतिहासकार हैं या जो भी कविकार थे उन्होंने क्या किया, इसे प्रयोग किया है, इसलिए देवनागरी लिपि इसका नाम पड़ जाता है। तो देवनागरी लिपि एक्चुअल में क्या है, ब्राह्मी लिपि से ही उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से इसकी निर्माण हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए कि ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम, तो ब्राह्मी लिपि के विकास क्रम के अंतर्गत हम देखें तो कुटिल लिपि आती है। कुटिल लिपि की कौन सी शाखा, नागरी शाखा। नागरी शाखा की कौन सी शाखा, पश्चिमी शाखा से क्या हुआ है, देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो लिपि के बारे में आपको क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। इसके संबंध में कुछ फैक्ट और हैं, उनको हम लिख लेते हैं। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना, गुजरात के शासक जयभट्ट के अभिलेख में क्या है, देवनागरी लिपि का सबसे पहले मतलब हमें जानकारी मिलती है। पूरी दुनिया में यदि हम देखें देवनागरी लिपि सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर लिखी हुई पाई जाती है, तो गुजरात का शासक था जयभट्ट। जयभट्ट का अभिलेख था, उसी में क्या है, इसकी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में समय समय सुधार होते चले गए। सुधार हुए ना, सुधार कौन कौन से हुए वो देख लीजिएगा। जैसे 1904 में बीजी तिलक के द्वारा क्या सुधार किया गया, 190 टंकड़ फॉन्ट का निर्माण किया गया, ध्यान रखना है।
यानी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया, जो आपने टाइपिंग मास्टर देखा होगा कचहरी पर बैठा मतलब जो होता है ना वो करते रहते हैं, तो उसमें जो टंकड़ प्रयोग किए जाते हैं जो राइटिंग करने के लिए, वो 190 टंकड़ जो दिए थे फॉन्ट, वो किसने दिए थे, बीजी तिलक ने दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें सावरकर बंधु, तो सावरकर बंधु ने क्या किया, 12 खड़ी का निर्माण किया है। क्या किया, 12 खड़ी। 12 खड़ी आप जानते ही हैं, जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो सबसे पहले क्या है, हमें जो भी मतलब अध्यापक होते थे वो क्या करते थे, 12 खड़ी को ही ज़्यादातर सिखाते थे, है ना, ये चीज़ हो जाती है। तो 12 खड़ी जो है वो कौन सी है, तो जो भी मतलब हमारे स्वर हैं, स्वर कितने हैं, मतलब मूल 11 स्वर हैं, और इसमें 2 हम क्या कर लेते हैं, वो मतलब जो आयोग भाग उनको जोड़ देते हैं, टोटल कितने 13 हो जाते हैं। तो इन 13 को हम एक साथ ले लिए हैं, जिसमें अब देखो इन 13 की कुछ ना कुछ मात्राएं होती हैं, हम प्रयोग करेंगे। जैसे क के साथ में 12 खड़ी का प्रयोग करना है, तो देखो अ से लेकर के हमने ये विसर्ग से लिख लिया है। अब इसमें जैसे क को हम प्रयोग करेंगे तो क में अनिहित होता है, क, फिर का, की, कु और रे। अब जो रे है, रे की 12 खड़ी का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना है ना, रे जो है वो 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चूंकि टोटल स्वर कितने हैं, 13 हैं। अब 13 हैं तो इसमें हम प्रयोग नाम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं नाम 12 खड़ी। तो 12 खड़ी का मतलब ये है कि रे इसमें प्रयोग नहीं होता है, बाकी जितने भी जो स्वर होते हैं वो सब प्रयोग होते हैं। तो कु तक हो गया, उसके बाद में के, कई, को, कऊ और कंकह, ठीक है। तो ये हो जाता है, यानी कि यह जो 12 खड़ी है वो हम प्रत्येक व्यंजन के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ख के साथ में, ग के साथ में, यानी कि ज्ञ तक क्या कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसी को बोलते हैं 12 खड़ी। तो 12 खड़ी जो है यह भी क्या है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही लाई गई है। इसमें सुधार किया गया, किन महोदय के द्वारा लाया गया, तो सावरकर बंधुओं के द्वारा क्या किया गया है, 12 खड़ी का निर्माण है ना किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बारे में हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने बोला था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1935 में सुझाव दिया था कि हिंदी में पंचमा अक्षर की जगह, पंचमा अक्षर कौन कौन से, अंगा, या, अड़ा, ना और मा, इनकी जगह पर क्या किया जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाना ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा। मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था कि हिंदी शब्द को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हिंदी शब्द ऐसे लिखा हुआ है और एक शब्द लिखा हुआ है ऐसे हिंदी। अब इसमें शुद्ध रूप हिंदी का कौन सा माना जाएगा, दोनों ही शुद्ध हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो कौन सा शुद्ध माना जाएगा, तो वो माना जाएगा अनुस्वार वाला। तो मतलब यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है, ना है, तो इन्होंने क्या बोला, जो ना है वो क्या है, पंचमाक्षर है। देखो इसमें पंचमाक्षर है क्या नहीं, तो इस कोई भी पंचमाक्षर है उसकी जगह पर ज्यादा शुद्ध क्या माना जाएगा, अनुस्वार। तो इन्होंने क्या किया, ना का क्या कर दिया, अनुस्वार, तो देखो यहाँ अनुस्वार लगा दिया है। ऐसे ही देखो एक एग्जाम्पल और आप लेके समझ सकते हो, जैसे शंकर शब्द है, क्या है, शंकर। अब देखो शंकर शब्द एक्चुअल में देखा जाए तो ज्यादातर तो अनुस्वार में लिखा जाता है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, शंकर ऐसे लिख सकते हैं। अब शंकर में तुम देखोगे तो कोई अंगा है, अंगा जो है वो कौन सा है, का पंचमाक्षर है। अब का पंचमाक्षर है, लेकिन ये ज्यादा शुद्ध नहीं माना जाएगा। शुद्ध कौन सा माना जाता है, शुद्ध माना जाता है अनुस्वार वाला, यानी कि जो अनुस्वार यहाँ पर लग गया ना ये, तो इसकी जगह क्या लगा दिया आपने, अनुस्वार, तो यही क्या है, ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1935 में सुझाव दिए थे कि पंचमा अक्षर की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करना है। तो ये भी क्या है, हिंदी की लिपि के अंतर्गत एक सुधार माना जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो 3 सुधार हिंदी के अंतर्गत ध्यान रखने हैं, लिपि के अंतर्गत जो माने जाते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, बीजी तिलक वाला, दूसरा सावरकर बंधु का, तीसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। अब दोस्तों मतलब देखा जाए तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, वहाँ तक हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद में अभी एक वीडियो और शूट करेंगे, हम 3 भागों में क्या करेंगे, हिंदी भाषा का विकास और उद्भव है ना कर पाएंगे। अब इसका जो PDF वगैरह है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक यहाँ पर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप क्या करिएगा, इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप अपना स्वयं नोट्स बनाइएगा। जब ये 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा उसके बाद हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और लेकर के आएंगे। इससे तुम्हारा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का भाषा का विकास एवं उद्भव के बारे में। अब इसके बाद में कई सारे टॉपिक अभी शेष हैं, जैसे हिंदी का सम्मेलन वगैरह पेपर में आजकल आते रहते हैं, UPSI लेवल के पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी जो भी चीज़ छूट गई होंगी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, तो आप अभी देखते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।